जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह एक बार फिर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन का माहौल पूरा बन गया हुआ है और वैसे भी दुखड़े गाने से किसी का कोई फायदा होने वाला है नहीं। जो मेहनत करेगा, रिजल्ट लाएगा, लोग उसी को वैल्यू देते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं लगातार 2 घंटों से भी शूट कर रहा था। इसके पहले भी तैयारी कर रहा था। मेरे गले में यहाँ पर पेन हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि लॉकडाउन का समय आ गया, ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी हो रही है, बिल्कुल उसी के साथ हम लोग फिर से एक बार यूट्यूब पर एक्टिव हो चुके हैं और आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलते रहेंगे इसी तरीके से लगातार। तो शुरू करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। गुजरात बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दिया था, जिसमें आधा चैप्टर अपने लोगों का कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 का वीडियो मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। बाकी की सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में देता हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी की सारी जानकारी बहुत ही कम समय में मिल जाए। आप जिस तरीके से मैंने लिखकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो फाइनली हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में आप लोग जानते हो, ये हमारे एंशिएंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हेरिटेज है। तो मैथमेटिक्स हेरिटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आता है डिस्कवरी ऑफ जीरो। जीरो की डिस्कवरी, जीरो का खोज किसने किया? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट इज अ पर्सन, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज था, विजडम था, जिसके बेस पर उन्होंने जीरो की खोज कर डाली। डेसिमल सिस्टम का डिस्कवरी हुआ, अलजेब्रा डिस्कवर हुआ, थ्योरम डिस्कवर हुआ। थ्योरम को किसने डिस्कवर किया? थ्योरम को बोधायन ने डिस्कवर किया। जियोमेट्री का डिस्कवर हुआ, एरिथमेटिक, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स का डिस्कवर हुआ, जिसको एंशिएंट इंडिया ऑफ हेरिटेज में नाम दिया गया। मैथमेटिक्स के अंडर में सब आते हैं। उसके बाद जीरो आफ्टर फिगर, किसी भी फिगर के बाद जीरो हम लिख सकते हैं, जिससे उस फिगर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 1 के बाद जीरो लिख दिया तो 10 हो जाता है, 1 के बाद 2 बार जीरो लिख दिया तो 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो किसी भी फिगर के बाद जीरो लिखने का जो डिस्कवरी किया सेज लिखा है यहाँ पे, गुरुसम्मत सेज ने इसकी डिस्कवरी की थी कि किसी भी फिगर के बाद अगर हम जीरो लिखते हैं तो उस फिगर की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद देखो लिखा है नंबर मेड अप्स बाय प्लेसिंग 53 जीरो आफ्टर 1। 1 के बाद आप 53 नंबर्स जीरो रख सकते हैं आप। जैसे 1 के बाद 1 जीरो रखा तो उसका वैल्यू 10 हो गया, 1 के बाद 2 जीरो रखा तो उसका वैल्यू 100 हो गया, 3 रखा तो 1000 हो गया। ऐसे 53 जीरो रखने के बाद इतने ज्यादा डिस्कवर हुए थे कि 53 जीरो रखने तक के नामों को इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। फिर उसके बाद डेसिमल सिस्टम की जो डिस्कवरी हुई थी वो क्या? मेजरिंग एंड वेइंग इन इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का मेजर करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वजन करने के लिए यहाँ पर जो है डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसकी खोज हो चुकी थी। और ज्यादातर कहां पर देखने को मिला? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो हेरिटेज में हमारे आते हैं, कल्चरल हेरिटेज में, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे एरियाओं में देखने को मिला। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं भास्कराचार्य जिन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम था लीलावती गणित। दूसरी बुक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था बीज गणित। इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी। फिर उसके बाद प्लस और माइनस का डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम भी भास्कराचार्य था। भास्कराचार्य ने ही प्लस और माइनस को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद लिखा है टाइप ऑफ इक्वेशन बाय ब्रह्मगुप्त। इक्वेशन यानी समीकरण होता है, समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पर अभी बताया था मैंने आपको, ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशन को यहाँ पर खोज किया था। फिर उसके बाद आता है थ्योरम डिस्कवर बाय बोधायन ने थ्योरम को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद आते हैं आप स्तंभ के बारे में आता है मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स। सैक्रिफिशियल पिट्स यानी यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, उसको सैक्रिफिशियल पिट्स बोलते हैं। तो सैक्रिफिशियल पिट्स के मेजरमेंट के बारे में आप स्तंभ ने बताया था, जिसमें हम लोग सैक्रिफिशियल पिट्स में यज्ञ करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सारी चीजें। फिर उसके बाद लिखा एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत जिस सिद्धांत को थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, उस सिद्धांतों को एनालिसिस करते थे कौन? आप स्तंभ। फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दी। आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू दिया, जिसका वैल्यू था 22/7 यानी 3.14। इस पाई के वैल्यू को दिया और उन्होंने बताया, आर्यभट्टियम, उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक में उन्होंने बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है वो किसी भी सर्कल के सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो के बराबर होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो किसी भी सर्कल के सर्कमफरेंस और उसके डायमीटर के वैल्यू के बराबर होती है। ये आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टियम वाले बुक में उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद लिखा है आर्यभट्ट नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिशियन। सो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिशियन, तो देन यू हैव टू टोल्ड हर आर्यभट्ट नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिशियन। यानी फादर ऑफ मैथमेटिशियन किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो ये चीज है अष्टांग। आर्यभट्ट ने अष्टांग में बताया था, अष्टांग में प्लस माइनस इक्वेशन मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइडेशन ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे देखो अष्टांग में वो सारी 8 अलग अलग चीजें आती है, जिसमें आता है दंत गीतिका, ये सारी चीजों में है ना प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों के बारे में बताया था। और उसके बाद लिखो यहाँ लिखा है आर्य सिद्धांत, उन्होंने एक बुक लिखा था
आर्य सिद्धांत वाले बुक में उन्होंने बताया था सोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग वैदिक गणित के नाम से भी आज के समय में जानते हैं। वैदिक गणित में क्या होता है, वैदिक मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसमें अलग अलग ट्रिक बताए हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए, बौधायन आए, आप स्तंभ आए, कात्यायन आए, भास्कराचार्य आए, ब्रह्मगुप्त आए। इन सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस रहा हमारे मैथमेटिक्स वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज ऑफ इंडिया में। ये सारे लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, जिसकी वजह से आज हम पूरा इंडिया, पूरा विश्व का गुरु के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद देखो फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रजनन शास्त्र बुक किसने लिखी, तो प्रजनन शास्त्र बुक, तो यहाँ पे देखो प्रजनन शास्त्र बुक जिन्होंने लिखा उनका नाम था ब्रह्मद्रव्य पांचाल। फिर उसके बाद चिकित्सा संग्रह किसने लिखा, चक्रपाणी दत्त ने। कामसूत्र बुक किसने लिखा, वात्स्यायन ने। फिर वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद में क्या बताया जाता है, वृक्षों से संबंधित आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है, यानी कौन सा पौधा कौन से टाइप के मेडिसिन के लिए जरूरी है, वो वृक्ष आयुर्वेद, वो किसने लिखा, महर्षि पराहार ने। फिर उसके बाद आता है योग शास्त्र, योग शास्त्र में योग के बारे में बताया है, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आता है यंत्र सर्वस्व, यंत्र सर्वस्व में क्या महर्षि भारद्वाज ने इस बुक को लिखा था। फिर एक आता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है काल गणन, है ना, काल गणना मतलब समय की गणना कैसे करें, समय की काउंटिंग कैसे करें, वो लिखा था शक मुनि ने। चलो ये तो हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन क्लियर हो गया। इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, और ये लास्ट वाला टॉपिक है वास्तुशास्त्र। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। पहले ये दोनों का मतलब समझा देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल शास्त्र से संबंधित है, जो आकाश में सूर्य है, तारे हैं, प्लेनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सब के बारे में इसमें है, स्टार्स और स्टार्स के बारे में। और एस्ट्रोलॉजी इसमें भविष्य बताया जाता है कि जो भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आकाशीय पदार्थ होते हैं, उसका हमारे भविष्य पर कैसे असर पड़ता है, उसका मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी। बोथ है डिफरेंस, लेकिन दोनों टॉपिक को एक साथ मेंशन कर लिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट एंशिएंट साइंस, सबसे पुराना विज्ञान हमारा यही है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का। मेनी ग्रंथ रिटेन, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं इसके रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि एस्ट्रोनॉमी के जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी किया गया है हमारे एंशिएंट इंडिया की यूनिवर्सिटीज में। नालंदा यूनिवर्सिटीज, पहले बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते थे। जब किसी कंट्री में कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी का नामो निशान नहीं होता था, तब हमारे कंट्री में यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे और वहां पे एस्ट्रोलॉजी का डीप स्टडी किया जाता था। फिर वहां पे आगे बताया प्लैनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अलावा जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वहां पे अगर मैं बताऊं कि प्लैनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं वो, और उनके मूवमेंट जो है दूसरे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के मूवमेंट हैं, ये सभी चीजें कहाँ पे हो रही है, ये सभी चीजें एस्ट्रोनॉमी में मेंशन की गई है। और उसको बताया गया कि जो अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन जो है कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। प्रेडिक्शन मेड, प्रेडिक्शन यानी भविष्य जो होता है, जो हमारे बारे में ख्याल होता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की वजह से ही होता है। यहाँ पर आर्यभट्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम रखा गया आर्यभट्ट। और इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ है वो अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट्स करता है, एक रेवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। तो रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पे ही गोल गोल घूमना, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ जो है अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट्स करता है। ये सबसे पहले बात किसने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी। उन्होंने ये भी बताया कि बेसिक लूनार एक्लिप्स के पीछे रीजन क्या होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, वो हमारे पृथ्वी के परछाई की वजह से होता है, यानी कि शेडो ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परछाई की वजह से। ये बात भी किसने बताया, बेसिक लूनार एक्लिप्स, ये वाली भी बात हम लोग को बताई आर्यभट्ट ने। फिर इस बात को पूरा बोला गया अजरभर, जो चंद्र ग्रहण वाली घटना घटती थी, इसका नाम बोला गया अजरभर। फिर उसके बाद देखो ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, और ये नियम उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत किताब ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी, और उसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया था कि जब भी हम कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी एक चुंबकीय बल की तरह काम करके उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बारे में उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद दूसरा आते वराहमिहिर। वराहमिहिर ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। वो एक वैज्ञानिक भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, वो बहुत महान वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर दोनों ही थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, 3 सेक्शन में। पहला था तंत्र, दूसरा था होरा और तीसरा था संहिता। इस तरीके से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, बट एस्ट्रोनॉमी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, आई एम अगेन टेलिंग यू, एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, बट एस्ट्रोनॉमी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके ना। तो एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर और आगे बताया गया, और इन्होंने बृहद संहिता लिखा था वराह मिहिर ने, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लेनेट होते हैं उसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन फ्यूचर पर कैसे पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स के बारे में, मैरिज का टाइम कैसे फिक्स करना है, बोलते हैं ना कि शादी का योग बना है, ये काम करने का शुभ योग है, अशुभ योग है, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध, गुरु, शुक्र, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, है ना, और सूर्य, चंद्रमा, ये सारे योग बनते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। कुआं कहाँ बनवाना है, कुएं, तालाब का निर्माण कहाँ करवाना है, गार्डन्स किस दिशा में होना चाहिए, कौन। तो ये हमें प्राउड फील करना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो वेरियस साइंस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स थे। तो यहाँ पर हमारा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट क्लियर होता है। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। सो वास्तुशास्त्र का मतलब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर वास्तुशास्त्र में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है इनसेपरेबल, यहाँ पर बताया है इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है जो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इनसेपरेबल पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को जो है पहचान मिली, उसको वैल्यू मिला, वास्तुशास्त्र को लोगों के द्वारा सराहा गया। पूरे दुनिया भर में वास्तुशास्त्र को लोगों ने सराहा, वास्तुशास्त्र को लोगों ने पहचाना, ये सारी बातें बताई गई। उसके बाद यहाँ पर देखो, ब्रह्मा हो गए, नारद जी हो गए, बृहस्पति भगवान हो गए, भृगु व्यास हो गए, विश्वकर्मा भगवान हो गए। ये सब लोगों का बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा। इन लोगों की वजह से वास्तुशास्त्र का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा जो हेरिटेज है, डेवलपमेंट कर पाया। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बताया यूनिक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का डिस्क्रिप्शन जो है बृहद संहिता में बताया गया है। और इसके बाद ये जब धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पे आए, लोग इसकी तरफ जब ध्यान नहीं देने लगे, तो उसके बाद जो मेवाड़ के राजा थे नाड़ा कुंभा, उन्होंने क्या किया, रिवाइव द साइंस। रिगार्डिंग द साइंस मतलब इस साइंस को उन्होंने क्या किया, फिर से इसको वैल्यू दिया, फिर से इसको चालू करने की कोशिश की, जब 15th सेंचुरी की बात है ये। उसके बाद हम ये भी मानते हैं जो विश्वकर्मा भगवान है वो फर्स्ट आर्किटेक्चर है ना, उन्होंने ही वास्तुशास्त्र को ज्यादातर लिखा, वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, फर्स्ट आर्किटेक्चर, फर्स्ट इंजीनियर भी माने जाते हैं। फिर उसके बाद वास्तुशास्त्र को इन्होंने 8 सेक्शन में डिवाइड किया, वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड किया, और इस पूरे वास्तुशास्त्र को फॉरेनर के द्वारा एडॉप्ट किया गया। सारे के सारे फॉरेनर्स जो होते थे वो भी अब इंडियन कल्चर को मानने लगे थे, फॉरेनर्स लोग एडॉप्ट किए इस वास्तुशास्त्र को। एंशिएंट हेरिटेज एडॉप्टेड बाय वर्ल्ड, पूरे दुनिया के द्वारा एंशिएंट हेरिटेज को यहाँ पे कवर किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है वास्ट एंड हेट्रोजीनियस कल्चर, मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत बड़ा है और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी है, बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर का मिश्रण है। ये सारी चीजें बताई उन्होंने। ये भी बताया ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, भारत का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है वो साइंस और रिलीजन यानी कि विज्ञान और धर्म का ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सचर है, मिसा हुआ है। फिर उसके बाद यूनिटी इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में यूनिटी है, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग भी जानते हो, एचएस में भी बताया गया है, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस में भी बताया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। फिर यहाँ पे बताया इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिक फीचर ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इंडिया का जो कल्चर है वो एक अलग ही रिफ्लेक्शन देता है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूनिक तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता है। सो फाइनली यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके आगे की जानकारी जानने के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जब तक कोरोना लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है, अपनी पढ़ाई घर पर करते रहिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।